हेलो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन को देखेंगे। इस चैप्टर को हम लोग 3 वीडियो में देखेंगे। पहला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हेनरीज लॉ, यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ भी देखेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन को देखेंगे। जो हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे वो होगा एक तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, दूसरा टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे राउल्ट्स लॉ, इसमें हम लोग तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन बेस ऑफ राउल्ट्स लॉ। फोर्थ पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। जो अपना थर्ड वीडियो होगा, थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, और हम लोग जो देखेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ये 3 वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्यूशन में केवल 2 कंपोनेंट होते हैं तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, और अगर बाइनरी सॉल्यूशन है और उसमें जो कंपोनेंट एक्सेस में है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो लेस अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। तो ए homogeneous mixture of 2 or more components is known as solution, and a solution containing 2 components is called binary solution. In case of binary solution, the component which is in excess is known as solvent, while the component which is in less amount is known as solute. अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। तो एक तो सॉल्यूशन जो होता है उसको जो नाम दिया जाता है वो सॉल्वेंट के बेसिस पे देते हैं। तो एक तो होते हैं गैसियस सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरे होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। जो गैसियस सॉल्यूशन होता है इसमें सॉल्वेंट गैस होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है,
और सॉलिड भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर लिक्विड सोल्यूशन है तो लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा और जो सॉल्यूट होगा वो गैस, लिक्विड, सॉलिड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर सॉलिड सोल्यूशन है तो इनमें जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा और जो सॉल्यूट होगा वो गैस, लिक्विड और सॉलिड में से कोई भी हो सकता है। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे और जो सॉल्वेंट होगा उसी के बेसिस पे जो सोल्यूशन तैयार होगा उसका हम नेम असाइन करेंगे। गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट गैस रहेगा, लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा। सॉल्यूट की तीनों फिजिकल स्टेट हो सकती हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों केसेस में। अब पहले का एग्जांपल देखते हैं। गैस इन गैस, जब गैस में डिसॉल्व होगी तो इस तरीके का एग्जांपल होगा N2 एंड O2। चाहे जितनी भी गैस आपस में मिला दी जाए वो हमेशा होमोजेनियस सॉल्यूशन ही तैयार करती हैं। दूसरा, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म इन N2। सॉलिड इन गैस का हो जाएगा कैम्फर इन N2। तो ये तो फर्स्ट टाइप रहा गैसियस सोल्यूशन। सेकेंड जो है वो है लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में सबसे पहले गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। दूसरा, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा एथेनॉल इन वाटर। और तीसरा, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा शुगर इन वाटर। हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस। इसमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है। तो जो फर्स्ट केस है उसमें गैस इन सॉलिड है। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस को अगर प्लेटिनम, निकिल या पैलेडियम पाउडर स्टेट में लिए जाए और उनमें हाइड्रोजन को पास किया जाए इन पाउडर्ड प्लेटिनम, निकिल एंड पैलेडियम, तो ये उसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं और होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा जिंक अमालगम। Hg लिक्विड स्टेट में होता है, जिंक सॉलिड स्टेट में होता है, दोनों को मिला देंगे तो होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड, इस तरीके का एग्जांपल होता है अलॉयज। जो अलॉयज होती हैं उनमें सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व किया जाता है। जो अलॉयज होती हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और वो है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि किसी भी सॉल्वेंट की जो गिवन अमाउंट होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट जितनी सॉल्यूट की डिसॉल्व की जा सके वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in the given amount of solvent at a given temperature।
कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, उसमें जो भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसमें जितनी मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की डिज़ोल्व की जा सकती है वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी। जनरली सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करके देखा जाता है। मीन टू से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एक तो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। ऑन बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी द सॉल्यूशंस आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Second is known as saturated solution. Third is known as super saturated solution. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की और अधिक अमाउंट को डिज़ोल्व किया जा सके। दूसरा होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है इसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व ना किया जा सके। और थर्ड होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की एक्स्ट्रा अमाउंट प्रेजेंट हो वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन मोर solute can be dissolved. In case of saturated solution no solute can further dissolved. And third is supersaturated solution holding excess of solute, then the saturated solution is known as supersaturated solution. अब अगर हम ये कहें कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं और मान लीजिए कि हमको शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पून से शुगर डालेंगे और उसे स्टिर करेंगे, फिर इसमें थोड़ी सी और शुगर डालेंगे और उसे स्टिर करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर इसमें थोड़ी सी और शुगर डालेंगे, उसको स्टिर किया, वो भी डिज़ोल्व हो गई। फिर इसमें हम और शुगर डालेंगे, फिर स्टिर करेंगे। तो अब की बार क्या होगा कि कुछ अमाउंट जो है वो इसकी जो बॉटम होगी उसमें सेटल हो जाएगी। तो ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर पॉर करें किसी दूसरे बीकर में तो जो सोल्यूशन मिलेगा वो हो जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर सुपर सैचुरेटेड मीन्स इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट है, सैचुरेटेड का मतलब इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट को डिज़ोल्व ना किया जा सके। और अगर इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें तो फिर एक्स्ट्रा अमाउंट को डिज़ोल्व किया जा सकेगा। जब वाटर ऐड कर देंगे इसमें तो जो सोल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इस तरीके से 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस ऑन बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब हम लोग आगे की बात करते हैं और वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक मीन टू से जो जैसा होता है वो उसी में घुलता है। इसका मतलब ये हुआ अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। इसी तरीके से अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, पोलर में डिज़ोल्व नहीं होगा। सॉल्यूट
पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट पोलर है तो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, और अगर नॉन पोलर है तो इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। मीन टू से लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है वो ये है कि डिसोल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन बनने की जो प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक होती है, और अकॉर्डिंग टू ली चिटेलियर्स प्रिंसिपल अगर हम उसमें एनर्जी देंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में बढ़ता है जिस ओर जो एनर्जी दी जा रही है वो कंज्यूम हो जाए। सॉल्यूशन बनने की जो प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक होती है। तो जब हम एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि सॉलिड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर से अनअफेक्टेड रहती है। मीन टू से अगर प्रेशर चेंज होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैंने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में बताया था कि जो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर से इफेक्टेड नहीं होती, लेकिन अगर गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर से हाईली अफेक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हाईली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, हेनरीज लॉ। हेनरी ने बताया कि अगर कोई गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होती है तो उसका वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। लेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज P, so it will be directly proportional to the mole fraction of gas in liquid, or it can also be written as P is equal to KH into X, where KH is known as Henry's constant and X is mole fraction of gas। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं हेनरीज लॉ के। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, CO2 डिज़ोल्व की जाती है, और CO2 की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हाई प्रेशर पर बोतल को पैक किया जाता है। प्रेशर हाई होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड एप्लीकेशन, जो लोग पहाड़ों पर ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, पहाड़ों पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ग्राउंड लेवल से, और जब हम किसी पहाड़ पे ऊपर होते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने से क्या होता है कि जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं या जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें घबराहट या बेचैनी की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं। पहले क्या होता था कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं, मीन टू से स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो वो जब नीचे जाते थे समुद्र में तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर यूज़ करते थे। जो सी लेवल होता है उससे जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता है। प्रेशर इंक्रीज़ होने पर नाइट्रोजन ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती थी, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है। हाई प्रेशर पर उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब वो इसको निकल करके बाहर आता था तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाने से जो ब्लड में डिज़ोल्व्ड नाइट्रोजन होती है वो निकलने लगती है। उससे क्या होता था, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, असहनीय दर्द होता था, और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती थी।
तो आजकल नाइट्रोजन की जगह पर हीलियम का मिक्सचर यूज़ किया जा रहा है। तो ये तो रहा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उनमें से पहला जो तरीका है वो है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब होता है अगर सॉल्यूट की अमाउंट कम है, सॉल्वेंट की बहुत ज़्यादा, तो उसे डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। और अगर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है तो उसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन इससे एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। कंसंट्रेशन को एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कई टर्म्स का यूज़ किया जाता है। उसमें पहला है परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूट के लिए परसेंटेज कंसंट्रेशन देख रहे हैं तो इसका मतलब होगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसका मतलब होगा पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। जो परसेंटेज का कंसंट्रेशन होता है उसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला तरीका है वो है परसेंटेज मास बाय मास। इसका मतलब हुआ मास ऑफ solute which can be denoted by small w and mass of solution it can be represented by capital W into 100. Second is percentage by volume and volume of solute upon volume of solution into 100. और जो थर्ड टाइप ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन है वो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये रहा परसेंटेज कंसंट्रेशन। दूसरा होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपली कभी कभी एस से भी लिख देते हैं। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन जो होगा इसका मतलब होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दो तरीके ये रहे। तीसरा तरीका जो है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। m इज इक्वल टू n अपॉन v। n जो है
वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा, V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा। जो N होता है नंबर ऑफ मोल्स, उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। इट विल बी इक्वल टू W अपॉन M इंटू V इन लीटर। M जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन इज मोलैलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m dash और स्मॉल m, but we denote it with m dash because small m creates confusion. It means in this case molality, but in normally it is used to represent molar mass of solute. So the molality m dash will be equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg. W is equal to the mass of solvent in kg, where N is number of moles of solute and the value of N will be equal to W upon M, mass of solute upon molar mass of solute. Fifth type of representation of concentration is normality. It is represented by N. Normality क्या होती है? Number of gram equivalents in 1 liter solution is known as normality. 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डिजॉल्व होते हैं उसको कहा जाता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी N विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम equivalents of solute upon volume in liter, and the number of gram equivalents of solute will be equal to mass of solute upon equivalent weight of solute upon volume of solution liter, and it will be equal to W upon E into V in liter, where E is equivalent weight and its value is equal to molar mass of solute upon conversion factor. conversion factor क्या होता है? अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी, अगर कोई आयन है तो उस पर चार्ज, और अगर सॉल्ट है तो उसके आयंस का कुल पॉजिटिव चार्ज। F is equal to, F is conversion factor and its value is equal to basicity of acid, acidity of base, charge at ion, total positive charge of salt। तो ये रहा इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन कन्वर्जन फैक्टर, और जो कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी बेसिसिटी ऑफ एसिड,
एसिडिटी ऑफ बेस, चार्ज एट आयन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ सॉल्ट। अब ज़रा थोड़ा इन टर्म्स को भी समझ लेते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है कि कोई भी एसिड जितने प्रोटॉन रिलीज करता है उसे बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हैं। जैसे HCl है, HNO3 है, इन दोनों के केस में अगर हम कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड, एंड द वैल्यू ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिलीज्ड प्रोटॉन्स। इन दिस केस नंबर ऑफ रिलीज्ड प्रोटॉन्स विल बी 1, so the value of conversion factor will be 1. In case of H2SO4, H2CO3, the number of released protons is 2, so its basicity will be equal to 2. In case of H3PO4, number of released protons is 3, so its basicity will be 3. अब हम लोग एसिडिटी ऑफ बेस को समझेंगे। तो एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब होता है कोई भी बेस जितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है उसे एसिडिटी ऑफ बेस कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, ये एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे तो इनकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये दो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे तो जो इनकी एसिडिटी होगी वो हो जाएगी 2। AlOH होल थ्राइस, ये 3OH माइनस आयंस को रिलीज़ करेगा तो इसकी एसिडिटी 3 हो जाएगी। चार्ज एट आयन की अगर बात करें Na+, K+, Cl-, इन सभी के केस में चार्ज जो है 1 यूनिट है, सो द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन फैक्टर विल बी 1। टोटल अगर हम Ca++, SO4 माइनस को देखेंगे तो इसमें वैल्यू ऑफ चार्ज इज 2 यूनिट्स, सो द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ सॉल्ट। NaCl एक सॉल्ट है और अगर इसको देखा जाए तो ये डिसोसिएट होता है Na+ और Cl- में। टोटल पॉजिटिव चार्ज इसमें देखा जाएगा तो 1 यूनिट रहेगा। Na2SO4 को देखेंगे तो ये रिलीज़ होता है 2Na प्लस SO4 माइनस, इस केस में देखा जाएगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो 2 यूनिट होगा। CaSO4 को अगर देखेंगे तो ये Ca2 प्लस SO4 माइनस में कन्वर्ट होगा और इस सिचुएशन में टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट है, तो द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन फैक्टर भी 2 हो जाए। नॉर्मलिटी के बाद हम लोग आते हैं फॉर्मलिटी के बारे में। फॉर्मलिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को। अब फॉर्मलिटी समझते हैं क्या होता है। फॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 1 लीटर सोल्यूशन इज नोन एज फॉर्मलिटी। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन, और फॉर्मलिटी का मतलब नंबर ऑफ फार्मूला मास इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो फॉर्मलिटी जो होगी इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मलिटी अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से मोलर कंसंट्रेशन ही होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स नहीं होते, आयंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अगर हम मॉलिक्यूलरिटी टर्म का यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा, तो उसके जगह पर हम लोग फॉर्मलिटी सब टर्म का यूज़ करते हैं। फॉर्मलिटी F इज इक्वल टू होती है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये तो रहा फॉर्मलिटी के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और वो है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है कौन सा पार्ट है, जैसे कोई एप्पल है और उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया
और उसमें से किसी एक पार्ट को निकाल लिया, तो ये जो पार्ट निकाला ये 1/3, और जो ये रिमेनिंग पार्ट है वो हो जाएगा 2/3। तो फ्रैक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले है मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट स्मॉल x will be equal to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. Mole fraction of solvent capital X will be equal to number of moles of solvent upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. इन दोनों इक्वेशन से ये बात क्लियर है, द सम ऑफ स्मॉल x एंड कैपिटल X विल बी इक्वल टू स्मॉल n प्लस n अपॉन स्मॉल n प्लस n मीन टू से 1। तो ये तो रहा मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन को देखेंगे। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, इट इज आल्सो नोन एज ppm कंसंट्रेशन। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। ppm is equal to number of parts of solute upon number of total number of parts of solution into 10⁻⁶। पार्ट्स पर मिलियन को अगर रिप्रेजेंट करें तो हम लोग मिलीग्राम पर लीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ तब किया जाता है जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होती है। जैसे पॉल्यूटेंट्स की अमाउंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स बहुत कम होते हैं तो इनके कंसंट्रेशन को मिलियन टाइम्स इंक्रीज करके रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे कहने लगते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब हम लोग कुछ फार्मूले को देखेंगे। उनमें से जो पहला है n इज इक्वल टू m इंटू एफ, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू कन्वर्जन फैक्टर। दूसरा जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू EnV अपॉन 1000, वेयर E इज इक्विवेलेंट वेट, N इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन, V इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml अपॉन 1000। थर्ड पॉइंट जो हम लोग यूज़ करेंगे, स्ट्रेंथ S इज इक्वल टू होता है N इंटू E, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब हम लोग एसिड और बेस मिक्सचर के लिए देखेंगे। अगर एसिड में एसिड मिक्स किया जाता है या बेस में बेस मिक्स किया जाता है, एसिड एसिड N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू होगा NV ऑफ मिक्सचर। अगर बेस प्लस बेस है तो भी N1V1 प्लस N2V2 विल बी इक्वल टू NV ऑफ मिक्सचर। अगर हम एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसके लिए क्या होगा, N1V1 आइदर इट इज ऑफ एसिड
और बेस माइनस N2V2 will be equal to NV of mixture. N1V1 is greater than N2V2 if NV of acid is greater than NV of base, then the solution will be acidic. अगर एसिड का NV बेस के NV से अधिक होता है तो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, और अगर NV ऑफ बेस इज़ ग्रेटर दैन NV ऑफ एसिड तो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि N1V1 वो NV है जो दोनों में ज़्यादा है। अगर एसिड का होगा तो एसिड का रखेंगे, अगर बेस का होगा तो बेस का रखेंगे। और अगर NV ऑफ एसिड ज़्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर NV ऑफ बेस ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा।